अच्छा गुरुजी, एक शब्द बार बार आता है और वो शब्द है फासिज्म। फासिज्म। जी। हाँ। तो ये क्या है, टर्मिनोलॉजी है एग्जैक्टली, इसके पीछे दर्शन किस तरह का है, और क्या शुरू में जिस तरह से ये चीज़ उपजी थी और आज हम किन अर्थों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कृपया बताएं। फासिज्म अब तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। फासिज्म कोई बड़ी ज़बरदस्त आइडियोलॉजी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस वाले तो उसको डिटेल में एक एक एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फासिज्म जो है उग्र राष्ट्रवाद, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट नेशनलिज्म है। तो ये इटली में मसोलिनी जो थे, जब इटली का रोमन एम्पायर का तो पतन हो चुका था और उसके बाद इटली बहुत नीचे गिर गया था, तो उन्होंने पुराने अपने किस्से उठा करके, हमारे दादा जो थे परदादा, उन्होंने ईरान को भी जीता था, उन्होंने रोमन एम्पायर सबसे बड़ी की थी, तो एंशेंट हिस्ट्री को अपना प्रेरणा का स्रोत बना करके और इन्होंने राष्ट्र में नई जागृति पैदा की। अब वैसे तो ये वर्ल्ड वार में मसोलिनी ने इटली को बड़ा मजबूत खड़ा कर दिया था इसी फासिज्म के हिसाब से, लेकिन सारे लोगों ने नष्ट कर दिया उसको, क्योंकि फासिज्म भी एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है कम्युनिज्म की तरह। लेकिन कम्युनिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन फासिज्म है। कम्युनिस्ट किसी को गाली भी देते हैं तो कहते हैं फासिस्ट है। फासिस्ट का मतलब, जैसे कम्युनिस्ट जो हैं लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम है, इसी तरह फासिज्म राइटिस्ट एक्सट्रीम। राष्ट्र को ही देवता मानना, देश ही देवता है। हेगेलियन स्टेट जो है गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ, राज्य जो है राष्ट्र हमारा, यही भगवान है और इसी को पूजा करो, राष्ट्र की पूजा करो और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म भी है, क्योंकि इसमें अपनी पार्टी की डिक्टेटरशिप होती है। जो पार्टी देशभक्त पार्टी है या देश को ही देवता मानती है, वो पार्टी देश के ऊपर छाई रहती है। जो देश को देवता नहीं मानते, राष्ट्र विरोधी, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है इटली से। तो राष्ट्र ही सबसे बड़ा देवता है। अब कोई इंटेलेक्चुअल उससे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये एंटी सारे के सारे, ये भी ओपन सोसाइटी के एनिमी हैं। ये भी डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्टी, एक पार्टी की, सिंगल पार्टी की डिक्टेटरशिप, और वो पार्टी वो है जो देशभक्तों की पार्टी है। और देशभक्तों की पार्टी में जो राइटिस्ट है, रूहानी है, उसको मानते हैं देश जो है एक लिविंग एंटिटी है, उसके अंदर आत्मा है, देश की आत्मा है, और वो देवी है या देवता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इंटेलेक्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी हमेशा चाहती है कंप्लीट ओबीडियंस, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना चाहिए। और इंटेलेक्ट क्वेश्चन करती है, तो इसलिए इंटेलेक्चुअलिज्म को बिल्कुल प्लेस नहीं है कोई फासिज्म में। डेमोक्रेसी की कोई प्लेस नहीं है उसमें। डेमोक्रेसी को तो वो मानते हैं कि ये तो जो लग्जूरियस क्लास है, वो जब आपस में बैठते हैं तो उसके बारे में जो डिस्कशन करते हैं वही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। डेमोक्रेसी तो एक खेल है, ऐसे लोगों का खेल है जो लेजरली बिल्कुल लोग हैं। तो डेमोक्रेसी के भी ये विरोधी हैं, कम्युनिज्म के तो कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि कम्युनिज्म वेस्ट बिल्कुल उसकी तरफ चला जाता है। वो हमारी जो रिएक्शन ही है कि पुरानी चीज़ों को, जूलियस सीजर ऐसे थे, एंटोनी ऐसा था, फलाना ऐसा था, और हमारी रोमन एम्पायर दुनिया की गुरु थी, हम विश्व गुरु थे किसी ज़माने में।
इन प्रेरणाओं को लेकर के कम्युनिस्ट तो कहते हैं रिएक्शनरी लोग हैं, प्रगति आगे की तरफ देखो, ये लोग सारी प्रेरणा ही उससे लेते हैं पास्ट से। तो एंटी डेमोक्रेटिक इन्होंने इस कारण से देश के अंदर ऐसे लोग पैदा कर दिए जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में तहलका मचा दिया। देश के लिए बलिदान, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। लेकिन चूँकि इन्होंने अपना लिमिट कर दिया सारे देश तक के लिए, हमारा देश सबसे बड़ा सुपीरियर है दुनिया के अंदर, इसलिए सब लोगों ने मिल कर के इन्हीं का जो फासिज्म है वो हिटलर ने स्वीकार करके उसको नाजीज़्म बना दिया, यानी जर्मनी की थोड़ी सी कल्चर उसमें मिला दी। तो वो भी डिक्टेटरशिप, कठोर डिक्टेटरशिप, और उन्होंने यहूदियों को मारा, वहाँ गैस चैम्बर के अंदर मारा। हमारे देश में जो एक कल्चर को नहीं मानता, देश की कल्चर को नहीं मानता, हमारी जो पुरानी कल्चर है उसको नहीं मानता, वो हमारा विरोधी है, वो देश का दुश्मन है, उसे निकाल दो। तो फासिज्म हमारे यहाँ कोई फ़िलॉसफी, गहरी फ़िलॉसफी नहीं मानी गई, बल्कि माना गया कि नैरो थिंकिंग वालों ने, जिनकी नैरो थिंकिंग वहीं तक लिमिटेड थी अपने, उन्होंने एक युद्ध में अपने देश के लोगों के अंदर शक्ति भरने के लिए एक नारा दिया। और वो नारा, जैसे मैंने बताया कि वो नारा भी एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी नारा दिया, परफेक्ट डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्टी। जो पार्टी देशभक्त को, देश को अपना गुरु मानती है या पिता मानती है या माता मानती है, उस पार्टी के डिक्टेटरशिप से। तो युद्ध में इन्होंने काफ़ी काम करके अंग्रेज़ों को खूब, लेकिन अफ्रीका में जा कर के इनकी तो पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इट इज़ ए पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये फासिज्म इसलिए पॉलिटिकल साइंस वाले डेट इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स को किस तरह इन्होंने जो आवाज़ उठाया उसको जेल में बंद कर दो, आप उंगली नहीं उठा सकते देश के ऊपर। तो इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है बिल्कुल। मीडियोकर लोग जो होते हैं ना, जो मीडियोकर बुद्धि वाले लोग हैं, ये उन्हीं का सारा फासिज्म उन्हीं का देना है। प्रो कैपिटलिज्म है ये, इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं है, जैसे हम फंडामेंटल, स्टेट सुप्रीम है, देश सुप्रीम है, देश पर बलिदान होना सुप्रीम है। कोई आदमी फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकता, किसी भी आदमी की कोई थोड़ी सी भी आज़ादी हमने देने का हक में नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दे ही नहीं सकते। आपको जो कुछ कहना है देश के बारे में, देश के विरुद्ध बोले तो आपको निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे सारा। तो इस तरह से फासिज्म जो है, इस तरह की एक नैरो बड़ी आइडियोलॉजी है। इसको क्योंकि फ़िलॉसफी में तो इसको ही माना जाता है कि ये इंटेलेक्चुअलिज्म के ख़िलाफ़ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले इसलिए कि रोम को, इटली को काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने शक्ति बना करके, और द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेज़ों को खूब मारा, फ्रांस को मारा, औरों को मारा, फिर बाद में कुचल दिए गए बिल्कुल ही। उन्होंने हिटलर के साथ इनको भी कुचल दिया सबने। तो ये है फासिज्म, उग्र राष्ट्रवाद।